Hello students, welcome to your biology class. So in our previous class we were discussing about the dihybrid cross. Dihybrid cross के न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं मैंने आपको सिखाया, गेमीट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको सिखाया, है ना। तो कुछ ट्रिक्स थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में न्यूमेरिकल्स अगर आएंगे तो आपको किस तरह से 1 मिनट से पहले 1 मिनट से पहले ही वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना। और हम क्या पढ़ चुके हैं, हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ चुके हैं, डोमिनेंस जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शंस पढ़ चुके हैं, फिर डाइहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियोज क्या हैं, पी प्लान को मेंडल ने क्यों चेंज किया, मेंडल जो है उन्होंने क्या काम किया, पी प्लान की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, ये सारा कुछ जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। सो डाइहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद आज हम जो टॉपिक करेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बच्चा, तो आप लोग जो है वो पूरा अटेंटिव रहेंगे इस टॉपिक में। अगर आपको ये टॉपिक यहाँ पे समझ आ गया फिर चीजें इजी हो जाएंगी। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है पहले तो हम कर लेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। ओके, पहले आप लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे, फिर मैं आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक एक्सेप्शन करवा दूंगी जिसका नाम लिंकेज है, ठीक। तो लेट्स स्टडी अबाउट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखो पहले तो ये क्वेश्चन आएगा कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो थी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी किसने थी। तो आपको याद रखना है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस was given by, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, डायरेक्ट एमसीक्यू आता है that who gave the chromosomal theory of inheritance and the answer to this question is Sutton and Boveri. सटन और बोवरी जो थे उन्होंने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बोवरी गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और ये क्या कहती है, देखो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के। क्या पॉइंट्स हैं वो, सटन एंड बोवरी याद रखना अब, ठीक है। तो वो कह रहा है कि सेल डिवीजन जब होती है, सेल डिवीजन होती है तो मियोसिस होती है, मियोसिस जब होती है तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और वो जो क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करते, यही तो कहा था उसने। तो बच्चा जो था हमारा मेंडल, जो मेंडल था, मेंडल ने हमें क्या बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में, या जब भी उसने अपनी लॉज दी थी तो मेंडल ने बताया था कि जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। मेंडल ने कहा कि जो कैरेक्टर्स थे दे वर कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स, और जब मियोसिस होती है यानी कि जब गेमीट्स बनते हैं तब ये फैक्टर्स क्या होते हैं, ये फैक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, यही कहा था। तो जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, क्रोमोसोम्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो ये देखा गया कि मेंडल जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, मेंडल ने क्या बोला था, मेंडल ने बोला कि गेमीट्स बनने के टाइम पे जब मियोसिस होगी, गेमीट्स बनने के टाइम पे जब मियोसिस होगी तब पेयर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो सटन और बोवरी कह रहे हैं कि गेमीट्स बनने के टाइम पे तो क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं। तो what is the first point? They said that like factors a pair of chromosomes, फैक्टर की तरह क्रोमोसोम्स का जो पेयर है, a pair of chromosome will segregate during gamete formation। मतलब कि जो फैक्टर्स हैं, मेंडल के फैक्टर्स हैं, क्रोमोसोम जो है बिल्कुल वैसा बिहेव कर रहे हैं। फैक्टर्स भी गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते थे और इस जगह पे जो क्रोमोसोम्स का पेयर है वो भी क्या होगा, इट विल बी सेग्रीगेटिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, ऐसा ही है। देन नेक्स्ट जो गेमीट्स हैं उनमें हाफ फैक्टर्स आते थे। सिमिलरली जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो भी हाफ ही आते हैं। लाइक फैक्टर, सबसे पहली बात, लाइक फैक्टर्स
A pair of chromosome will segregate during gamete formation. हाँ, तो gamete formation की तरह ऐसा ही like factors chromosome occur in pairs. वो कह रहे हैं मेंडल ने हमें कहा था कि सारे जो फैक्टर्स हैं जो भी किसी चीज के लिए कोड कर रहे हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. ऑल द फैक्टर्स एग्जिस्ट इन पेयर्स. तो बोला क्रोमोसोम भी हमें ये पेयर्स में ही दिख रहे हैं. गेमीट्स बनाने के टाइम पे सेग्रीगेट हो गए और गेमीट फॉर्मेशन हो गई. अच्छा जी, अब क्रोमोसोम जो है अगर वो सेग्रीगेट हुए हैं, गेमीट फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, तो गेमीट्स के पास जो क्रोमोसोम नंबर या फैक्टर जो होंगे वो क्या होंगे? हाफ होंगे. The number of chromosomes, जो क्रोमोसोम का नंबर है, will restore. The number of chromosomes will restore. दोबारा से स्टोर हो गए क्रोमोसोम्स कब? When gametes fuse during fertilization. जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो गेमीट्स दोबारा से फ्यूज भी तो किए. फर्टिलाइजेशन के टाइम पे गेमीट्स दोबारा से फ्यूज किए. जब गेमीट्स दोबारा से फ्यूज करेंगे तो दोबारा से जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कैसा हो जाएगा? वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा. दिस वाज आल्सो सिमिलर टू फैक्टर. ये भी तो मेंडल के फैक्टर के जैसा ही था. मेंडल ने जो टर्म दी थी वो फैक्टर्स दी थी. बच्चा क्रोमोसोम तो तब तक डिस्कवर ही नहीं हुए थे. बाद में सटन और बोवरी ने देखा कि क्रोमोसोम्स जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो सेम ही तरीका है जो कि मेंडल के फैक्टर्स ने अपनाया था. सो दिस इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. अच्छा जी, एक वहां पे आपकी बुक में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए एक डायग्राम भी बना हुआ है. वो डायग्राम क्या कहता है? देखो, वो कहता है कि लेट्स से एक सेल है, मियोसिस ही कहा उसने, मियोसिस ही सिखाया उसने कहा यहाँ पे एक पेयर रहता है क्रोमोसोम्स का विच इज फ्रॉम दी फादर. ये फादर से आए. और यहीं पे एक और पेयर रहता है क्रोमोसोम्स का जो कि कहां से आया? ये जो है ना, ये आया है मदर से आया. ठीक है. ग्रीन वाले मदर के हैं और व्हाइट वाले फादर के हैं. अब ये जो बड़ा व्हाइट और बड़ा ग्रीन है ये होमोलोगस है. छोटा व्हाइट और छोटा ग्रीन होमोलोगस है. पेयर तो तभी बनेगा. तो होगा क्या कि सबसे पहले ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये करेंगे मिक्सिंग. क्या करेंगे? सबसे पहले ये क्रोमोसोम मिक्सिंग करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम मिक्सिंग करेंगे. यानी कि फादर और मदर के ये वाला व्हाइट और ये वाला ग्रीन आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे. देखो बच्चों, मियोसिस में करते हैं ये चीज हम. देखो, जो बड़े वाला व्हाइट और बड़े वाला ग्रीन थे ना वो होमोलोगस है, यानी कि वो सेम है, वो आपस में क्या हो गए? मिक्स. तो अब वो देखो आपको साफ दिख रहे हैं, मिक्सचर दिख रहा है. छोटे वाला व्हाइट और छोटे वाला ग्रीन भी आपस में मिक्स हो गए. ठीक. अब एक ही तरह के जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो गए? सेपरेट हो गए. देखिए, पहले तो बच्चा मिक्स हुए. ठीक है, पहले मिक्स हुए, बड़े वाले आपस में मिक्स हुए, छोटे वाले आपस में मिक्स हुए. अब एक बड़ा वाला क्रोमोसोम यहाँ आ गया जिसके साथ साथ एक छोटा वाला यहाँ आ गया. एक तरह का एक ही क्रोमोसोम आएगा. ये बोल रहा है मैं यहाँ चला जाऊंगा, ये बोल रहा है मैं यहाँ चला जाऊंगा. देखो, एक बड़ा आ गया है यहाँ, इस तरह से. ठीक है. एक छोटा आ गया है यहाँ और एक छोटा आ गया है यहाँ. ठीक है. तो क्या हुआ? इन दोनों बड़े क्रोमोसोम्स में से वन केम हियर, वन केम हियर. इन दोनों छोटे में से भी एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया. क्या है ये? गेमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम सेग्रीगेट हुए हैं. दिस इज व्हाट? दिस इज मियोसिस 1. ये है मियोसिस 1 की कहानी. एनसीईआरटी में बनी है डायग्राम ये वाली, ध्यान से देख लो आप लोग.
ये मियोसिस 1 की कहानी है कि पहले क्रोमोसोम्स मिक्स हुए और मिक्स होने के बाद ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये गेमीट्स में टूट गए। अब फिर से ये एक सेल है, इससे दो सेल बन रहे हैं, ये एक सेल है, इससे भी 2 सेल बन रहे हैं। अब ये जो है ये बीच में से टूटेगा, यानी कि बड़ा व्हाइट वाला पार्ट यहाँ आ गया और ये जो है ये भी बीच में से टूटेगा और हो सकता है कि ऐसा हो जाए, यहाँ पे आ गया ये चीज, समझ रहे हो? ये ग्रीन, ये व्हाइट, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट आ गया यहाँ और ये वाला जो व्हाइट वाला पार्ट है वो आ गया यहाँ। समझ में आया? सिमिलर इन दिस केस, किसी भी तरह से सेपरेशन हो सकता है, ग्रीन व्हाइट के साथ भी जा सकता है, ग्रीन ग्रीन के साथ भी जा सकता है। ठीक है, अब देखो जी, वेट, ग्रीन कैन गो विद ग्रीन, ग्रीन कैन गो विद व्हाइट, रैंडम है बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल कैसी है, वो बिल्कुल रैंडम है। देखो ये है कहानी, ये क्या हुआ, ये हुई है मियोसिस 2। प्लीज रिमेम्बर, इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो। जो फादर और मदर के हैं, ये फादर के व्हाइट वाले, ग्रीन वाले मदर के हैं। फादर का बड़ा और मदर का बड़ा क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस पेयर बनाते हैं। ये दोनों जो है आपस में मिक्स हुए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी। छोटे वाले दोनों, एक फादर का और एक मदर का आपस में मिक्स हुए, कुछ इस तरह की सिचुएशन बनी। इन दोनों में से एक चला गया यहाँ और दूसरा आ गया यहाँ। इन दोनों में से भी एक चला गया यहाँ, दूसरा आ गया यहाँ। यहाँ हमने 4 क्रोमोसोम से स्टार्ट किया था, यहाँ पे 2 आ गए। ऐसा ही तो होता है मियोसिस के टाइम पे, यानी कि गेमीट्स बनने के टाइम पे क्रोमोसोम का जो नंबर है वो क्या हो जाता है, बताओ? वो हाफ हो जाता है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फिर मियोसिस 2 हुआ, दिस इज व्हाट, दिस इज मियोसिस 2। अच्छा, दिस इज मियोसिस 2। ये जो है ये स्प्लिट करेगा, एक ग्रीन वाला पार्ट यहाँ आ गया, व्हाइट वाला पार्ट यहाँ आ गया। फिर ये भी स्प्लिट करेगा, ठीक है, ग्रीन वाला यहाँ, व्हाइट वाला यहाँ। और इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ग्रीन यहाँ, व्हाइट यहाँ, इसका ग्रीन यहाँ, सॉरी इसका ग्रीन यहाँ और बड़े वाले का व्हाइट यहाँ। ठीक है, ऐसा ही मेंडल ने कहा था, ऐसा ही मेंडल ने कहा था। और बाद में सटन एंड बोवेरी ने ये बता दिया कि जो मेंडल कह रहा था वो कुछ और नहीं, जिन फैक्टर्स की बात मेंडल कर रहा था, इट वाज नथिंग बट व्हाट, इट वाज द क्रोमोसोम्स। ठीक है जी, आगे चले। अब ये थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किसने दी थी ये? हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी? पहले तो आ जाता है हु गेव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन एंड बोवेरी। एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, who gave the experimental proof of chromosomal theory of inheritance? थ्योरी तो सटन एंड बोवेरी ने दी कि ऐसा हुआ था, इसका प्रूफ किसने दिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया इसका क्रोमोसोमल थ्योरी का? तो do not forget this experimental proof of chromosomal theory of inheritance was given by Thomas Hunt Morgan. The name of the person is Thomas Hunt Morgan. Thomas Hunt Morgan नाम का जो पर्सन है उसने ही दिया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो टी.एच. मॉर्गन जो थे किस पे काम किया उन्होंने? He worked on Drosophila melanogaster. Drosophila melanogaster, जिसको हम fruit fly भी कहते हैं, उस पे इन्होंने काम किया। So the name is Drosophila melanogaster. क्या कॉमन नेम है इसका? कॉमन नेम इज फ्रूट फ्लाई। सो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का वो थॉमस हंट मॉर्गन ने दिया। थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे काम किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो कॉमन नेम है इट इज फ्रूट फ्लाई। तो क्या होता है देखो,
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो है यानी कि फ्रूट फ्लाई जो है, क्यों चूज किया उसने, मेंडल ने इसको क्यों चूज किया, सॉरी मॉर्गन ने, व्हाई डिड मॉर्गन चूज ड्रोसोफिला, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को ही क्यों चुना। देखो अब सबसे पहली बात, ड्रोसोफिला को चुनने का सबसे पहला रीजन, इट हैज मेनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, बड़े सारे इजिली डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर्स ड्रोसोफिला के पास थे। इट हैज मेनी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें थी ड्रोसोफिला के पास जो कि अलग थी, डिस्टिंक्ट थी, ठीक है, इजिली डिस्टिंग्विशेबल थी, कैरेक्टर्स जो थे उनके पता चल जाता था। फिर इजी एंड इकोनॉमिक टू ग्रो, इजिली ग्रो कर जाती हैं और खर्चा भी नहीं आता है, इकोनॉमिक है बहुत ग्रो करना, एज कैन ग्रो ऑन, ये कह रहे हैं हम तो फ्रूट और वेजिटेबल के पील्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, इजी एंड इकोनॉमिक टू ग्रो एज कैन ग्रो ऑन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पील्स, जो छिलके होते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, उन पे भी ये ड्रोसोफिला ग्रो कर जाती है। नेक्स्ट, मेल कैन बी इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फीमेल, मेल जो है वो फीमेल से इजीली डिस्टिंग्विशेबल है, क्यों, फीमेल जो है उसमें कुछ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीमेल है ना उसका जो साइज है इट इज लार्जर देन मेल, पहली बात तो मेल से बड़ी है साइज में, और फीमेल जो है इट हैज क्लियरली विजिबल ओविपोजिटर। व्हाट इज दिस ओविपोजिटर, ओविपोजिटर यानी कि एग लेइंग स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर जहां जो मतलब क्या रिलीज करेगा, ये वो स्ट्रक्चर है जो कि एग रिलीज करता है। फीमेल का साइज बड़ा है मेल से, साफ पता चल रहा है कौन मेल कौन फीमेल, जो छोटा वो मेल, जो बड़ा वो फीमेल। फिर इट हैज ओविपोजिटर यानी कि एग ले करने वाले स्ट्रक्चर, तो मेल फीमेल आराम से पता चल गए, आपने ग्रो भी इजीली कर लिया वेजिटेबल और फ्रूट की पील्स पे, कैरेक्टर्स भी इजीली विजिबल हैं, और मेल इज हेटेरोगेमेटिक, मेल इज हेटेरोगेमेटिक का क्या मतलब है, मतलब मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, मेल इज हेटेरोगेमेटिक, क्या है XY, XY क्रोमोसोम होता है किसके पास, मेल के पास, और फीमेल के पास XX in case of female, male is XY whereas female is XX। फिर और बस या और भी होंगे, और भी हैं, क्या है और, इनका जो लाइफ स्पैन है, जो ये ड्रोसोफिला है इसका जो लाइफ स्पैन है बहुत छोटा, 2 weeks, लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। तो लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो उससे क्या होगा, अगर लाइफ स्पैन शॉर्ट है तो बच्चा अपनी लाइफ जल्दी से खत्म कर लेगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, फिर उनकी भी लाइफ खत्म हो जाएगी, उनके आगे बच्चे आ जाएंगे, तो बहुत सारी जेनरेशंस को जो है हम एक साथ पढ़ सकते हैं, बहुत सारी जेनरेशंस को हम कुछ ही टाइम में पढ़ के खत्म कर सकते हैं क्योंकि इनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से मेंडल जो थे उन्होंने क्या किया, ड्रोसोफिला को मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया फॉर हिज स्टडीज एंड प्रूव्ड द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अच्छा, मॉर्गन ने जो कैरेक्टर्स लिए वो ना एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स लिए। मॉर्गन का काम तो हम पढ़ेंगे, पहले जान लो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे काम किया क्यों। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे जब काम किया तो कौन से कैरेक्टर्स लिए, तो मॉर्गन जो थे, मॉर्गन चूज एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स, एक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स उसने चूज किए,
यानी कि वो कैरेक्टर्स जो कौन से क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट हैं, पर्टिकुलरली वो कैरेक्टर्स उसने चूज किए जो क्रोमोसोम एक्स पे प्रेजेंट है। Morgan chose X-linked characters for his study. अपनी स्टडी के लिए उसने X-linked characters का यूज किया, ठीक है। कौन से थे X-linked characters? First character which we will be talking about is, first character is body color. Second character is eye color. Third character is wing size, ठीक है। ये 3 कैरेक्टर्स थे। तीनों के तीनों कैरेक्टर्स जो थे X-linked थे, यानी कि they were present on X क्रोमोसोम। तीनों ही कैरेक्टर्स कहाँ प्रेजेंट थे? तीनों ही कैरेक्टर X क्रोमोसोम पे प्रेजेंट। तो उसने 3 कैरेक्टर्स चूज किए बच्चों, और तीनों ही कैरेक्टर्स एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। आपको पता ना इनके पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, मेल के पास XX है और मेल के पास XY है और फीमेल के पास XX है। तो जो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उनको लिंक्ड कैरेक्टर्स कहते हैं। तो इट वाज प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, बॉडी कलर, आई कलर, विंग साइज। डोमिनेंट बॉडी कलर क्या था, रिसेसिव बॉडी कलर क्या था, पहले ये जान लो, उसके बाद मैं आपको सिंबल्स के बारे में बताऊंगी। डोमिनेंट बॉडी कलर की अगर मैं बात करूं तो इट वॉज ब्राउन बॉडीड। ड्रोसोफिला वॉज ब्राउन बॉडीड। और रिसेसिव बॉडी कलर, रिसेसिव बॉडी कलर कौन सा था? येलो बॉडीड। डोमिनेंट वॉज ब्राउन एंड रिसेसिव वॉज येलो। ब्राउन बॉडीड, येलो बॉडीड। आई कलर, डोमिनेंट आई कलर जो था इट वॉज रेड आइड एंड रिसेसिव आई कलर वॉज व्हाइट आइड। बॉडी कलर कौन सा? ब्राउन बॉडीड, रिसेसिव येलो बॉडीड। आई कलर रेड आइड, रिसेसिव व्हाइट आइड। विंग साइज, नॉर्मल विंग्स होंगे तो डोमिनेंट, और अगर मिनिएचर विंग्स होंगे तो रिसेसिव, ठीक है बच्चा। अब इसमें एक और डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है कि इसमें ये डिफरेंस है बच्चों कि अब की बार जो सिंबल लिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर ब्राउन बॉडी डोमिनेंट है तो सिंबल कैपिटल बी होगा, और येलो बॉडी के लिए नॉर्मली क्या होना था, यहाँ पे कैपिटल बी आ जाना था और यहाँ पे स्मॉल बी। बट इसने ऐसा नहीं किया। इसकी बारी में इसने जो सिंबल्स लिए हैं वो रिसेसिव के हिसाब से लिए। येलो बॉडी है ना तो स्मॉल वाई, तो यहाँ पे क्या कैपिटल वाई? नो, उसने किया है वाई प्लस। ये जो चीज है ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करती है जब क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल की फॉर्म में बहुत कम आने के चांस हैं, हम कर जरूर लेंगे, बट फिर भी आपको ये चीज एनसीईआरटी में गिवन है तो आपको आनी चाहिए। देखो रिसेसिव में उसने मतलब इसके केस में मॉर्गन ने रिसेसिव के हिसाब से सिंबल्स चूज किए। येलो बॉडी था तो स्मॉल वाई किया, ब्राउन बॉडी था तो वाई प्लस किया, व्हाइट आइड है तो स्मॉल w, रेड आई के लिए क्या होगा? w प्लस। मिनिएचर विंग है स्मॉल m, नॉर्मल विंग्स होंगे तो m प्लस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात जो है ये समझ में आई तो क्रॉस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, सिंस क्रॉस खत्म नहीं हो पाएगा। कल की क्लास में आई विल बी मेकिंग अ क्रॉस बनाएंगे हम बॉडी कलर और आई कलर को यूज करके। एक्स लिंक कैरेक्टर्स को यूज करके हम क्रॉस बनाएंगे, फिर क्रोमोसोमल मैपिंग भी पढ़ेंगे। उससे अगली क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन एंड देन डिजीज। So this is it for today. Thank you so much. Keep solving your DPPs timely. Keep revising and making notes. Okay, bye bye.